नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस रिवीजन सीरीज का ये 12वां लेक्चर है और मॉडर्न हिस्ट्री का ये मेरा दूसरा लेक्चर है, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा मुगल साम्राज्य के पतन के विषय में और औरंगजेब के शासनकाल के बाद जितने शासक मुगल गद्दी पर बैठे उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जो आपसे परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, उन सबको हम एक क्रम से इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए एक क्रैश कोर्स चला रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कास्ट है। और ये क्रैश कोर्स पूरे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के सिलेबस को कवर करेगा। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर किए जाएंगे, एक एक चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी जो कि परीक्षा में आपके लिए बेहद उपयोगी होंगी। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ठीक प्रकार से अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो चलिए इतनी बातें हो गई, अब सीधे हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में, जो औरंगजेब के बाद प्रारंभ हो गया। ठीक है, जो औरंगजेब के बाद प्रारंभ हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं, ये मुगल साम्राज्य के पतन से रिलेटेड चित्र है, क्योंकि मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली में मुगलों के दरबार में ये कौन बैठा है, तो ये नादिर शाह बैठा है। 1739 में करनाल के युद्ध में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हरा करके ये दिल्ली की गद्दी पर आकर के बैठा और लगा कि अब मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया है। तो बहुत बाद में ये फिर अपने देश चला गया। तो ये जो बैठा है वो दिल्ली में बैठा है, मुगलों की गद्दी पर बैठा है नादिर शाह। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मुगलों का पतन हुआ। ठीक है, और ये आप जो चित्र देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मुगलों की शाही सवारी जा रही है, उसका ये चित्र है। ठीक है, अब जो है हमें पढ़ना शुरू करना है बहादुर शाह से। देखिए, मुगल साम्राज्य को हम दो हिस्सों में पढ़ते हैं। एक तो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक के शासनकाल को, उसको हम पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास के तहत, और औरंगजेब के शासनकाल के बाद और बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल तक, जब तक कि मुगल साम्राज्य का अस्तित्व बना रहा, उसे हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये जो हमारी क्लास है ये मॉडर्न हिस्ट्री से की क्लास है। तो इसमें हम औरंगजेब के बाद के जो मुगल शासक गद्दी पर बैठे उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक पूरे मुगल साम्राज्य के का स्नैपशॉट लेना चाहेंगे, ताकि हमारी लर्निंग जो है कंप्लीट रहे। तो देखिए, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने लोदी वंश के इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली सल्तनत का काम उसने समाप्त कर दिया और दिल्ली में मुगल वंश की नींव रखने का काम बाबर ने किया। हालांकि बाबर बहुत कम समय तक जीवित रहा और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। जब 1530 में बाबर की मृत्यु हुई तो उसका पुत्र हुमायूं उसकी गद्दी पर बैठा। हुमायूं अभी ठीक प्रकार से अपने प्रशासन को संभाल ही रहा था, अपने सेना को व्यवस्थित कर ही रहा था, अपने साम्राज्य का जो विस्तार हुआ था बाबर के समय में उसको सुदृढ़ कर ही रहा था। उसी बीच में एक अफगान नेता जिसका नाम था शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया। शेर शाह सूरी एक योग्य शासक था, वो बड़ी तेजी से अपने प्रशासन को व्यवस्थित कर रहा था, लेकिन उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई तो हुमायूं ने इसे एक अवसर के रूप में देखा और फिर से दिल्ली की गद्दी पर हुमायूं ने कब्जा कर लिया। हुमायूं भी बहुत कम वर्षों तक जीवित रहा दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के बाद, और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर मुगलों की गद्दी पर बैठा। तो अकबर को ही हम सच्चे अर्थों में मानते हैं कि अकबर ने ही अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उसका सुदृढ़ किया, प्रशासन को ठीक प्रकार से उसने संचालित किया, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को उसने बेहतर तरीके से व्यवस्थित किया। ये काम अकबर ने किया। तो अकबर को ही हम एक तरह से देखें तो वास्तव में मुगल साम्राज्य की स्थापना
अकबर के काल में हुई, वो नींव रखी गई जो अगले 200-250 वर्षों तक मुगल साम्राज्य टिका रहा। उसकी नींव अकबर के शासनकाल में डाली गई। अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर मुगलों की गद्दी पर बैठा। जहांगीर के बाद उसका पुत्र शाहजहां मुगलों की गद्दी पर बैठा, और शाहजहां के जीवित रहते ही उसके पुत्र औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर दिया और स्वयं को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। उसके बाद औरंगजेब का शासनकाल एक बहुत लंबी अवधि तक चला हुआ शासनकाल था, जिसमें कि मुगलों की सबसे अधिक मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ। पूरा दक्षिण औरंगजेब ने जीत लिया, लेकिन इसके साथ ही साथ मुगलों के डाउनफॉल, उनके पतन के चिन्ह औरंगजेब के शासनकाल में दिखने लगे। उसने दक्षिण में 25 वर्षों का अभियान चलाया। मुगल खजाना खाली होने लगा। मुगलों के प्रति अलग अलग वर्ग में असंतोष होने लगा औरंगजेब को, जैसे राजपूतों में, जाटों में, मराठों में, सिखों में। ये सब उसके विरुद्ध धीरे धीरे होते चले गए। तो औरंगजेब फाइनली 1707 में मरा। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसका पुत्र बहादुर शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लेकिन इससे पहले इसे भी उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ा, ठीक उसी तरह से जैसे इसका पिता उत्तराधिकार का युद्ध लड़ करके आया था। ठीक है, तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों, तो मुअज्जम एक है, एक आजम है और एक कामबख्श है, इनमें उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। ठीक है, तो मुअज्जम से और आजम से एक युद्ध हुआ। ठीक है, मुअज्जम और आजम से एक युद्ध हुआ जो हुआ जून 1707 में, जिसे हम जानते हैं जजाऊ के युद्ध के रूप में। तो ये जजायु का युद्ध हुआ। ठीक है, और इस जजायु के युद्ध में मुअज्जम को विजय मिली। इसके बाद जनवरी 1709 में बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को भी इसने हराने का काम किया। तो अपने भाई आजम और कामबख्श को हरा करके मुअज्जम गद्दी पर बैठा। ठीक है, शाह आलम प्रथम इसकी टाइटल थी, याद रखिएगा। बहादुर शाह प्रथम भी इसको कहते हैं, बहादुर शाह इसकी उपाधि थी और शाह आलम इसका नाम था और मुअज्जम नाम था। ठीक है, मुगल बादशाह बना ये। जब ये मुगल बादशाह बना तो ये 63 वर्ष का था। ये सबसे वृद्ध मुगल शासक था। ठीक है, क्योंकि इसके पिता ने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। अब यहीं पर मैं प्रश्न पूछूंगा, मुगल साम्राज्य में सबसे अधिक वर्षों तक किसने शासन किया, ये कमेंट करके आप बताएंगे। तो लगभग 50 वर्षों तक औरंगजेब शासन करता रहा। ठीक है, जिसके वजह से उसके जो पुत्र थे वो बुढ़े होने लगे, और यही कारण था कि जब वो मरा तो 63 वर्ष की आयु में बहादुर शाह गद्दी पर बैठा। तो जब बहादुर शाह गद्दी पर बैठा तो इसने किस तरह की नीति चलाई उसको हम देखना चाहते हैं, क्योंकि इसके पिता तो बहुत कट्टर नीति वो चला रहा था। उसका एक मुख्य काम था, उसने एक विभाग बनवाया था जिस विभाग का काम ही था कि वो हिंदू मंदिरों को तोड़े। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम किया गया 1707 में साहू को मुगल कैद से रिहा कर दिया गया। ठीक है, तो 1689 में संभाजी के पुत्र, मराठा शासक संभाजी के पुत्र साहू को मुगलों ने कैद कर लिया था 1689, और 1689 से 1707 तक साहू मुगलों की कैद में थे। तो इसने कहा कि साहू को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके पीछे डिप्लोमेसी थी, उसको समझने की हमें बहुत जरूरत नहीं है। तो इसने साहू को रिहा किया और मराठों को दक्कन यानी दक्षिण भारत में सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दिया। मराठे दो तरह के टैक्स वसूलते थे, एक चौथ जो कि किसी राज्य की आय, जो भूमि से आय प्राप्त हुई, जो भूमि से रेवेन्यू प्राप्त हुआ, यानी लैंड से जो रेवेन्यू मिल रहा है उसका 25% होता था, एक चौथाई, इसीलिए इसे क्या कहते थे, चौथ। और सरदेशमुखी उस राज्य की कुल आय का 10% होता था, तो इसे सरदेशमुखी कहते थे और उसे चौथ कहते थे। तो इसने कहा कि मराठों को हम दक्कन में सरदेशमुखी वसूलने की अधिकारिता देंगे, चौथ की हम अधिकारिता नहीं देंगे। तो पहला ये। दूसरा, गुरु गोविंद सिंह से इसने मित्रता की संधि अपनाई, हालांकि बाद में बंता बहादुर मुगलों के लिए चुनौती बनकर के खड़ा हुआ। अजीत सिंह को मारवाड़ का इसने शासक घोषित किया। तो अजीत सिंह जोधपुर के महाराजा के पुत्र, जिनकी जमरूद के मोर्चे पर मृत्यु हो गई थी औरंगजेब के लिए युद्ध करते हुए, तो
जोधपुर के सरदारों को यह लगा कि औरंगजेब ये चाल चल रहा है कि वो अजीत सिंह को मार देगा, माने जो छोटा बच्चा है अजीत सिंह, जब इनके पिता मरे तो छोटे बच्चे थे अजीत सिंह, इनको मार देगा। तो वीर दुर्गादास राठौर ने अजीत सिंह की रक्षा की, उनका पालन पोषण किया और उनको मुगलों से बचाए रखा। तो बाद में उनको भी मान्यता दे दी गई। औरंगजेब के जीवित रहते उनको मान्यता नहीं मिली, लेकिन यहाँ उनको मान्यता मिल गई। इसके अलावा सवाई जय सिंह को आमेर का शासक घोषित किया गया और बुंदेला शासक छत्रसाल और जाट सरदार चूड़ामन से दोस्ती का प्रयास किया गया। तो कुल मिलाकर के आप ये देख रहे हैं कि सुलह कुल की नीति का पालन कर रहा है बहादुर शाह, जिसकी उपाधि थी साहे बेखबर। ठीक है, अब जो है 1707 से लेकर 1712 तक बहादुर शाह शासक रहा। उसके बाद, उसकी मृत्यु के बाद जहांदार शासक बना। ठीक है, जहांदार शाह शासक बना। यहां भी उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और कहते हैं कि उत्तराधिकार के युद्ध में जहांदार शाह सबसे कमजोर मोहरा था, सबसे कमजोर था। लेकिन इसके एक शक्तिशाली सरदार जिसका नाम था जुल्फिकार खां, उसने इसकी मदद की और उसकी मदद की वजह से उत्तराधिकार का युद्ध जीत करके जहांदार शाह क्या बन गया, तो जहांदार शाह शासक बन गया। ठीक है, तो देखिए लिखा है ये जुल्फिकार खान ईरानी अमीर था की मदद से शासक बना और इसने जुल्फिकार खां को वजीर और उसके पिता असद खां को वकील का पद प्रदान किया। ठीक है, तो जो जुल्फिकार खां ने इसकी मदद की थी, उसके बदले में जुल्फिकार खां को इसने वजीर का पद दिया, बहुत बड़ा पद, और वकील इसके पिता को बनाया, जुल्फिकार खां के पिता को वकील बनाया। मुगल साम्राज्य में कभी वजीर का पद और वकील का पद अलग रहा है और कभी एक ही में मर्ज रहा है। ठीक है, तो इसने बनाया। तो इस कारण से इसके शासनकाल में प्रशासन मुख्यतः जुल्फिकार खान के हाथों में ही था और जुल्फिकार खान चाहता था कि ये जो मुगलों की स्थिति अब थोड़ा थोड़ा डमाडोल हो रही है, इसको ठीक प्रकार से सेंट्रलाइजेशन करके इनकी स्थिति को सुधारा जाए। लेकिन ये जो जहांदार शाह था, जिसकी उपाधि लंपट मूर्ख थी, ये तो केवल मौज मस्ती में ही लीन था। ठीक है, तो जुल्फिकार खान ने भारतीय असंतुष्ट वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया। क्या क्या प्रयास किया, तो इसने जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया और उनको मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की। इसके अलावा मारवाड़ के अजीत सिंह को, जिनको जोधपुर का शासक स्वीकार किया गया था बहादुर शाह के द्वारा, उनको गुजरात का सूबेदार बना दिया गया और उनको महाराजा की उपाधि दी गई। इसके अलावा जहांदार शाह ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो जजिया के बारे में है कि अकबर ने समाप्त किया, फिर औरंगजेब ने लगाया। औरंगजेब के बाद आप देखेंगे तो बहादुर शाह के बारे में भी है कि जजिया लगाया, जजिया हटाया। फिर आप देखेंगे तो जहांदार शाह के बारे में भी है। तो ये किस प्रकार से चल रहा था, ये पूरे टाइम लाइन में जाना होगा तभी पता चलेगा। लेकिन जहांदार शाह ने जजिया समाप्त कर दिया, इस तथ्य को आप याद रखें। इसके अलावा जय सिंह के बारे में हम कुछ बात बताना चाहेंगे। जय सिंह से प्रश्न परीक्षा में लगातार पूछा गया है पिछले वर्षों में। जय सिंह जयपुर के शासक थे, यानी आमेर के शासक जय सिंह थे। और उस दौरान जब जय सिंह थे, जय सिंह के काल के दौरान जय सिंह बहुत योग्य, उस काल के सबसे योग्य शासक जय सिंह थे। एक अच्छे सेनापति भी थे, एक अच्छे राजा भी थे। उन्होंने ही जयपुर नगर की नींव रखी और साथ ही साथ वो खगोल में रुचि रखते थे। उन्होंने खगोलीय वेधशालाएं बनवाई, जिन्हें हम जानते हैं जंतर मंतर के नाम से। तो जंतर मंतर उन्होंने एक तो जयपुर में बनवाया, दूसरा दिल्ली में बनवाया, तीसरा मथुरा में बनवाया, चौथा उज्जैन में बनवाया और पांचवा वाराणसी में बनवाया। तो ये खगोलीय वेधशालाएं थी जिनकी स्थापना जय सिंह ने की। 5 जगहों पर इनकी स्थापना जय सिंह द्वारा की गई। इसके अलावा एक नक्षत्रों से संबंधित अध्ययन के लिए, खगोलकीय के अध्ययन के लिए एक किताब इन्होंने लिखी जिसका नाम था जिज मुहम्मद शाही। जिज मुहम्मद शाही। इन सबसे पिछले वर्षों में प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो ये बात हमने की जय सिंह के बारे में। अब जो है देखें तो अब देखिए वहां पे मराठों को
बहादुर शाह ने क्या राइट्स दिया था कि आप सरदेशमुखी वसूल सकते हैं। इसने कहा कि अब आप जो है चौथ भी दक्कन में वसूल सकते हैं। इसके अलावा सिखों के प्रति दमन की पूरी नीति इसने जारी रखी और जागीर और ओहदों की अंधाधुंध बांट पर रोक लगाई गई। ठीक है, तो जागीर जो अंधाधुंध बांटा जा रहा था खुश होकर के शासक के द्वारा, उस पर यह जुल्फिकार खान ने किया कि भाई किसी तरह से मुगल साम्राज्य को फिर से खड़ा किया जाए, पुनर्व्यवस्था की जाए। तो इसने अंधाधुंध बांट, जो ओहदों की बांट हो रही थी, जागीर की बांट हो रही थी, उस पर रोक लगाई और एक प्रथा ये लेकर आया। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा मुगल शासक इजारा प्रथा लेकर के आया, तो इजारा प्रथा लेकर के आया जहांदार शाह। ठीक है, इजारा प्रथा क्या थी, तो ये ठेके पर भूमि कर वसूली की व्यवस्था थी जिसने किसानों को का उत्पीड़न किया। जहांदार शाह को लाल कुंवरी नामक एक वेश्या से विशेष लगाव था। ठीक है, और अगर आप जो है समकालीन लेखकों को पढ़ेंगे तो आपको बड़ी अजीब अजीब बातें पता चलेंगी। वो यहाँ पर तो करने लायक नहीं है, लेकिन बहुत गजब। ठीक है, लाल कुंवरी के में ये कितना आसक्त था कि कहते हैं कि जब दरबार, नृत्य संगीत का दरबार की बात मैं कर रहा हूँ, वो जब लगता था और जब शराब पी करके मस्त हो जाते थे राजा साहब, और तो लाल कुंवरी के बारे में है कि वो चप्पल से इनको मार भी देती थी। ठीक है, तो मतलब इस तरह की बात है। तो जहांदार शाह को लाल कुंवरी नामक वेश्या से विशेष लगाव था। तो अंत में 1 साल में ही सब लोग इनसे परेशान हो गए। ठीक है, बड़ी तरह के काकृत्य ये कर रहे थे। तो ये हुआ कि अब इनको हटाना जरूरी हो गया। तो केवल 1 साल के अंदर इसी के भतीजे फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं, ये 2 भाई बहुत मजबूत थे। ये फैक्ट याद रखिए कि इन्हें नृप निर्माता कहा गया, इन्हें राजा बनाने वाला कहा गया। ठीक है, कौन कौन थे, तो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, ये 2 भाई थे। इनको नृप निर्माता कहा गया। इन्होंने साम्राज्य में शासकों की नियुक्ति करने का काम किया। ठीक है, आगे इनके बारे में बात करेंगे। तो इसकी मदद से फर्रुखसियर जो है मुगल गद्दी पर बैठ गया और जहांदार शाह का काम समाप्त कर दिया गया। तो 1713 से लेकर 1719 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा फर्रुखसियर, जिसे कहा गया घृणित कायर। ठीक है, तो फर्रुखसियर सैयद बंधुओं की मदद से दिल्ली की गद्दी पर बैठ तो गया, लेकिन अब सैयद बंधुओं को यह नियंत्रित करना चाहता था। और सैयद बंधुओं ने चूंकि इसको गद्दी पे बिठाया था तो वो इसके नियंत्रण में थे नहीं, बल्कि वही सारी चीजें देख रहे थे जिससे कि परेशान हो रहा था फर्रुखसियर। ठीक है, तो देखिए, तो फर्रुखसियर सैयद बंधुओं की मदद से शासक बना। इसने अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन अली को मीर बख्शी, तो एक को सेना का इंचार्ज बना दिया और एक को जो है प्रशासन का इंचार्ज बना दिया। ठीक है, दोनों भाई। तो इस एक महत्वपूर्ण तथ्य यह जान लीजिए कि इसके शासनकाल में ही 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई। तो बंदा बहादुर कौन, तो गुरु गोविंद सिंह जी के बाद गुरु पद की परंपरा समाप्त हो गई। उसके बाद जो राजनीतिक नेतृत्व निकला गुरु गोविंद सिंह जी के बाद, उस राजनीतिक नेतृत्व का नेतृत्व करता था बंदा बहादुर, और ये लगातार मुगलों से संघर्ष करता रहा। लेकिन फर्रुखसियर के समय में ही 1716 में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई। ठीक है, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जिसका जिक्र हमने इसके पहले वाले लेक्चर में किया, जिसमें हमने बताया कि इसी ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार का एक शाही फरमान प्रदान किया था, जिसके को ओर्म ने ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। यह सब तथ्य आपसे पूछा जाएगा कि किसने सुनहरा फरमान दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो आप देंगे उत्तर की फर्रुखसियर। तो अब इसके पीछे का घटनाक्रम समझ लीजिए। तो अब धीरे धीरे ये उगता गया था और ये चाह रहा था कि सैयद बंधुओं का अंत हो, और इस साजिश का पता सैयद बंधुओं को चल गया, क्योंकि प्रशासन उनके नियंत्रण में फर्रुखसियर से अधिक सैयद बंधुओं के नियंत्रण में था। तो पता चल गया कि जिसे हमने शासक बनाया वही हमारी हत्या करवाना चाहता है। तो सैयद बंधु हुसैन अली ने 1719 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ से, यानी जो मराठा शासक साहू के पेशवा हैं, उनकी मदद मांगी और उनसे दिल्ली की संधि की, और पेशवा को समस्त दक्कन के 6 सूबों में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिया। और किस बदले में दिया, तो ये कि आप दिल्ली आइए और हम लोग मिलकर के फर्रुखसियर को गद्दी पर से हटाएं। ठीक है,
तो बदले में मराठों ने 15,000 घुड़सवारों के साथ दक्कन में मुगलों की मदद करने का वादा किया। अब उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। तो हुसैन अली ने मराठों के सहयोग से 1719 में फर्रुखसियर को अपदस्थ कर उसकी हत्या कर दी। अब समझिए ये डाउनफॉल कितना हो रहा है मुगलों का, कि जिस मुगल शासक औरंगजेब के सामने कोई ऐसे से ऐसे नहीं कर पाता था, किसी की हिम्मत नहीं थी, उसी मुगल वंश परंपरा में जो अगला शासक आ रहा है, और केवल कितने वर्ष बाद आ रहा है, तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो रही है और 1719 में फर्रुखसियर मुगल वंशक्रम का, जिसके वंश में औरंगजेब, जहांगीर, अकबर जैसे शासक रहे, केवल 12 वर्ष के बाद उसकी हत्या उसके ही अमीर के द्वारा, उसके ही सरदार के द्वारा, उसके ही एक अधिकारी के द्वारा कर दी गई। समझ लीजिए कि कितना हिम्मत रहा होगा हुसैन अली के पास, और मराठों की मदद लेकर के हत्या कर दी गई, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, फर्रुखसियर की मृत्यु के बाद सैयद बंधु गए और उन्होंने रफी उद्दरजात को बनाया। रफी उद्दरजात क्षय रोग से उसकी मृत्यु हो गई, टीबी से, फरवरी में बैठा और जून में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद रफी उद्दौला जून में बैठा और सितंबर में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और रफी उद्दौला किस नाम से बैठा था, तो शाहजहां द्वितीय, ठीक है, क्योंकि शाहजहां तृतीय की भी बात हम करेंगे तो आपको ध्यान में रहे कि इसे शाहजहां द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया गया। इसको कहते हैं कि इसे पेचिश था, इसकी भी मृत्यु हो गई। तो 3 लोगों को बैठा दिया सैयद बंधु ने, एक तो फर्रुखसियर को, उसके बाद रफी उद्दौला और रफी उद्दरजात को, फिर रफी उद्दौला को। यहीं पे कमेंट मैं करना चाहूंगा कि मैंने आपसे पूछा कि सबसे लंबे समय तक शासन किस मुगल बादशाह ने किया, और अब यह बताइए कि सबसे कम समय तक शासन किस मुगल बादशाह ने किया, ठीक है। तो 3 लोगों को इन्होंने बैठा दिया। अब इसके पश्चात सैयद बंधुओं ने बहादुर शाह के चौथे पुत्र रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बनाया, मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ, ठीक है। आइए अब हम मोहम्मद शाह की बात करते हैं। बहुत सारे डेवलपमेंट्स मोहम्मद शाह के ही समय में हुए, और यह कहा जाता है कि अगर कोई एक अंतिम व्यक्ति जो ढहते हुए मुगल साम्राज्य को संभाल सकता था तो वो केवल और केवल मोहम्मद शाह था, क्योंकि बहादुर शाह को हम देखें तो 63 वर्ष की आयु में वो गद्दी पर बैठा और 1707 में बैठा, 1712 में उसकी मृत्यु हो गई। जहांदार शाह तो था ही लंपट मूर्ख जो है, और वो मतलब ऐसे ऐसे काम कर रहा था कि सभी लोग उससे नाखुश हो गए थे, तो उसे केवल 1 साल का समय मिला। इसके बाद फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा, 1713 में, 19 में उसकी भी हत्या कर दी गई, तो उसको भी ज्यादा समय नहीं मिला। लेकिन मोहम्मद शाह वो अंतिम मुगल शासक था जिसे पर्याप्त समय मिला था कि वो मुगल साम्राज्य को फिर से रिस्ट्रक्चर कर सकता है, उसे फिर से कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन ये कर नहीं पाया। ये देखेंगे आप तो 1719 में बैठा और 1748 तक इसने शासन किया, ठीक है। तो इसको भी सैयद बंधुओं ने शासक बनाया था, तो ये चौथा था। इसके शासनकाल में सैयद बंधुओं का क्या हो गया, अंत हो गया। तो ये इस लिहाज से भी फ्री था कि इसके ऊपर कोई नहीं था जो इसको डोमिनेट करे, ठीक है। तो मैंने यहां लिखा ना कि अंतिम मुगल शासक था जो मुगल साम्राज्य को पतन से बचा सकता था, लेकिन ये बचा नहीं पाया। तो इसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अत्यंत कमजोर हो गया और कई स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। तो जो स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ मुगल साम्राज्य के से अलग, वो मोहम्मद शाह के ही काल में हुआ। तो देखिए, पहले तो हैदराबाद स्वतंत्र हुआ। यहां चिन किलिच खां, जिसे निजामु मुल्क कहा गया, यह दक्कन का मुगल सूबेदार था और इसने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की नींव डाल ली। हैदराबाद सोचिए कि कटते 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 कटते, मतलब उसका क्षेत्र छोटा होते होते भी भारत की स्वतंत्रता तक खड़ा था और बहुत बड़ा राज्य था। तो हैदराबाद पूरा दक्षिण के राज्यों को मिलाकर के हैदराबाद बना था, इतना बड़ा हैदराबाद था। और हैदराबाद के नीचे कर्नाटक था, ठीक है, जिसकी बात हमने की। हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार के युद्ध द्वितीय एंग्लो फ्रेंच कर्नाटक वार में, पिछले लेक्चर में। इसके अलावा अवध में सआदत खां बुरहानु मुल्क ने, अवध का मुगल सूबेदार था, इसने भी स्वतंत्र राज्य की नींव डाल ली, ठीक है। स्वतंत्र होने का मतलब यह है कि
केवल बातचीत में ये कह रहे हैं, मुगल सम्राट को सम्मान दे रहे हैं, बाकी और कोई बात नहीं। धीरे धीरे इन्होंने उसे अपना राज्य बना लिया। ठीक है, बंगाल यहां भी स्वतंत्र हो गया। तो मुर्शिद कुली खां बंगाल का मुगल सूबेदार था जिसने स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव डाली। तो सोचिए, इतना बड़ा हैदराबाद पूरा दक्षिण निकल गया मुगलों के हाथ से, बंगाल पूरा निकल गया। तो बंगाल का मतलब क्या है? आज का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार, ये सब बंगाल था। तो ये पूरा निकल गया। इसके अलावा अवध जो है भी बहुत बड़ा स्टेट था, पूरा जो है नेपाल से उसकी सीमाएं लगती थी अवध की। ये इतना बड़ा क्षेत्र मुगलों के हाथ से निकल गया और इनके ही सरदारों ने यहां अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। तो एक तो ये हो गया जो कि इंटरनल है, मुगल साम्राज्य के अंदर के लोग हैं जो मुगल साम्राज्य को कमजोर कर रहे हैं। बाहर में कौन है? तो बाहर में पंजाब में सिख बहुत ताकतवर हो गए हैं और पश्चिम में मराठे एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर के उभर चुके हैं बाजीराव पेशवा के नेतृत्व में। और इतना दम है बाजीराव पेशवा के पास कि महज 5000 घुड़सवारों की सेना लेकर बाजीराव पेशवा दिल्ली में लाल किले के सामने आकर के खड़ा हो गया। और तब तक नहीं गया जब तक कि मोहम्मद शाह ने उसकी सारी बातें मान न ली, उनकी सारी बातों पर अपनी सहमति न दे दी, तब तक बाजीराव पेशवा ने दिल्ली को घेरे रखा। तो मराठे तो एकदम प्रबल हो चुके थे। इसके अलावा जो है अब राजपूत, जो कि एक समय में अकबर के समय में पिलर के रूप में काम किए मुगल साम्राज्य के, वो भी अब धीरे धीरे हटने लगे थे। ठीक दिल्ली आगरा के पास अब जाट भी बहुत मजबूती से अपनी ताकत को जो है दिखा रहे थे। तो ये स्थिति बनी थी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़िए। तो इसके शासनकाल का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या रहा? 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण एक ऐतिहासिक घटनाक्रम रहा मुगल साम्राज्य में, क्योंकि मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा है। ये धीरे धीरे दिख तो सबको रहा था, समझ में तो सबको आ रहा था कि मुगल साम्राज्य क्या है, वीक हो रहा है, कमजोर हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार से नादिर शाह के सामने करनाल के मैदान में मुगल फौज मोहम्मद शाह के नेतृत्व में उसने घुटने टेके। अभी भी मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा, 80,000 की सेना लेकर के मोहम्मद शाह गए थे करनाल में। ऐसा नहीं था कि मतलब जो है एकदम स्थिति जो है खराब हो गई है। लेकिन जिस प्रकार से घुटने टेक दिया मुगल बादशाह ने और फिर दिल्ली में आकर जिस प्रकार से नादिर शाह ने कत्लेआम किया और इतना लूटपाट किया, तो फिर लगा कि अच्छा, लोगों को लगा कि एकदम वीक है, मतलब मुगल साम्राज्य एकदम कमजोर हो गया है। और इस घटनाक्रम का फायदा बहुत लोगों ने उठाया। यूरोपीय कंपनियों को भी ये समझ में आया, मराठों को भी समझ में आया, अन्य जो क्षेत्रीय शक्तियां थी उनको भी समझ में आया कि अरे ये तो बहुत कमजोर हैं। ठीक है, तो करनाल में ये युद्ध हुआ 1739 में, नादिर शाह का आक्रमण हुआ। अब देखिए क्या स्थिति हो गई है मुगल बादशाह की, उसको इस बात से समझिए कि करनाल में युद्ध हुआ, युद्ध में मुगल बादशाह पराजित हो गया मोहम्मद शाह। तो दोनों के बीच एक संधि हुई, नादिर शाह और मुगल बादशाह के बीच कुछ पैसे की बात हुई कि कुछ पैसा मोहम्मद शाह दे देंगे और नादिर शाह करनाल के मैदान से ही वापस अपने देश चला जाएगा, ये बात तय हुई। लेकिन इसी दौरान सादत खान, जिसने स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना की थी, वो भी युद्ध में पहुंचा था मुगल बादशाह की तरफ से। तो कहते हैं कि सादत खान ने जाकर के कहा नादिर शाह से कि अरे आप ये क्या डिसीजन ले रहे हैं, यहां से क्यों लौट रहे हैं, थोड़ा सा पैसे को लेकर के लौट रहे हैं। मुगल राजधानी में बहुत पैसा है, कम से कम आपको 20 करोड़ रुपए मिलेगा। अब सोचिए, मुगल बादशाह का एक सेनापति, एक उसका सरदार, एक उसका सूबेदार जाकर के दुश्मन देश के शासक से यह बता रहा है कि अरे ये आप संधि करके वापस क्यों जा रहे हैं, आप चलिए दिल्ली में, वहां बहुत खजाना है, आराम से चल करके लूटिए हमारे बादशाह को, आपको खूब खजाना मिलेगा। ऐसा उसने क्यों किया आप जानते हैं? ऐसा उसने इसलिए किया, तो इस युद्ध के बाद जो संधि हुई मुगल बादशाह और नादिर शाह के बीच, उस संधि में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका
निजामो मुल्क ने निभाई थी और निजामो मुल्क ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए मोहम्मद शाह ने निजामो मुल्क को अपना मीर बख्शी नियुक्त कर दिया, क्योंकि जो वर्तमान मीर बख्शी था खाने दौरान, जो युद्ध से पहले मुगलों का मीर बख्शी था, वो इस युद्ध में मारा गया, खाने दौरान मर गया। तो उसका की जो सीट खाली हुई उस पर प्रसन्न होकर निजामो मुल्क से, कि मुगल बादशाह प्रसन्न हो गए कि भाई तुमने संधि करा दी, अब इस नादिर शाह से हमारा जो है जान बच गई, तो हम प्रसन्न है, तुमको मीर बख्शी बना देते हैं। अब ये जो सादत खान था ये भी मीर बख्शी बनना चाहता था। स्थिति उस समय ये हो गई थी कि ये सब अपने अपने राज्य को अधिकारियों या अपने रिश्तेदारों के भरोसे छोड़ कर के दिल्ली में बैठते थे और दिल्ली में कोई पद पाना चाहते हैं। तो अब लखनऊ का पूरा काम यानी अवध का पूरा काम सादत खान के पास है, लेकिन वो चाह रहा है कि हम किसी तरह से मीर बख्शी बन जाएं। उसी तरह से हैदराबाद का पूरा साम्राज्य लेके निजामो मुल्क बैठा है, लेकिन वो चाह रहा है कि हम दिल्ली में मीर बख्शी बन जाए। तो केवल मीर बख्शी बनने के लिए अपने बादशाह के दुश्मन के पास जाकर इन्होंने कहा कि चलो राजधानी में, वहां खूब पैसा लूटो। और नादिर शाह के डर से ही सादत खान को बाद में जो है जहर खाना पड़ा, क्योंकि उसको 20 करोड़ रुपए मिले नहीं। ठीक है, तो ये स्थिति मुगल दरबार की, मुगल बादशाह की हो गई थी। इतने अनियंत्रित अधिकारी मुगल बादशाह के हो गए थे। ठीक है, तो खूब लूटा। ठीक है, खूब लूटा, नादिर शाह ने खूब लूटा, खूब कत्लोआम किया। ठीक है, और तख्ते ताउस और कोहनीर हीरा ये दोनों ले गया। ठीक है, तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो आप कहेंगे मोहम्मद शाह। और कोहिनूर भी ये लेकर के चला गया, बहुत बड़ी लूट हुई। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब जो है मोहम्मद शाह के बाद एकदम मुगल साम्राज्य क्या हो चुका है? कमजोर हो चुका है। ठीक है, तो अब मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अहमद शाह मुगल शासक बना 1748 से 1754। ठीक है, इसके शासनकाल में मुगल वित्त व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई और सैनिकों का वेतन देने का अकाल पड़ गया, ये स्थिति हो गई। तो अहमद शाह के समय राजमाता उधम बाई उपाधि किबला ए आलम का प्रशासन में अत्यधिक हस्तक्षेप था। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोहम्मद शाह के शासनकाल को ये कहते हैं कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं का अत्यधिक शासन में हस्तक्षेप था, क्योंकि ये क्या था, ये इतना अय्यासी करता था कि इसका नाम रंगीला पड़ा। ठीक है, इसे रंगीला कहा गया कि एकदम रंगीला है ये। तो इसके आपसे पूछा जा सकता है किस मुगल बादशाह के शासनकाल में महिलाओं और हिजड़ों का प्रभाव बढ़ गया था? तो उसका उत्तर आप देंगे मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह के बाद इसका पुत्र अहमद शाह मुगल गद्दी पर बैठा। ठीक है, मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अहमद शाह मुगल गद्दी पर बैठा। और अहमद शाह के समय राजमाता उद्धम बाई, ठीक है, जिनकी उपाधि थी किबला ए आलम, का प्रशासन में अत्यधिक हस्तक्षेप था, ये शासन चला रही थी। और इसके शासनकाल में जाबिद खान नामक एक हिजड़ा, ये सब नोट करने वाली बात है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। जाबिद खान नामक एक हिजड़ा मुगल दरबार का नेता बन गया, जिसकी हत्या सफदर जंग ने करवाई। ठीक है, वही अवध का जो नवाब। मोहम्मद शाह के वजीर गाजिउद्दीन इदामो मुल्क ने उसे अंधा कर, अब ये दूसरी घटना है। पहले जो है सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर की हत्या की। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि मोहम्मद शाह के वजीर गाजिउद्दीन इमादुल मुल्क ने उसको अंधा कर जेल में डाल दिया। सोचिए, अपने बादशाह को अंधा करके जेल में डाल दिया। ठीक है, जब इसके अलावा फिर आगे मैं बताऊंगा, एक फैक्ट और देख लीजिए। अहमद शाह के पश्चात आलमगीर द्वितीय 1754-1758 मुगल बादशाह बना और प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के समय यही मुगल बादशाह था। कौन था? आलमगीर द्वितीय। तो इमादुल मुल्क ने मोहम्मद शाह को अंधा करके जेल में डाल दिया और अहमद शाह के पश्चात आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह बना। ठीक है, आइए आलमगीर द्वितीय, अब शाह आलम द्वितीय आ गए। ठीक है, तो देखिए आलमगीर द्वितीय का पुत्र अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से मुगल गद्दी पर बैठा। तो यहां पर समझ लीजिए कि जब आलमगीर द्वितीय यानी अली गौहर
शाह आलम द्वितीय के नाम से मुगल गद्दी पर बैठा, तो अली गौहर उस समय दिल्ली में न होकर के बिहार में था। इमादु मुल्क से वो डरा हुआ था कि वो उसकी हत्या करवा देगा, तो वो जो है बिहार में था, दिल्ली में नहीं था, और बिहार से ही उसने स्वयं को शासक घोषित किया। इस दौरान इमादु मुल्क ने मुइल उल मिलर नाम के एक मुगल राजकुमार को पकड़ा और उसे शाहजहां तृतीय के नाम से गद्दी पर बिठाया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुगल साम्राज्य में कब ऐसा हुआ कि एक ही समय पर दो दो शासक नियुक्त किए गए। तो एक शासक तो जो है इमादु मुल्क ने घोषित किया दिल्ली में, और एक स्वयं को अली गौहर ने बिहार में शासक घोषित किया। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो दिल्ली आए, लेकिन वहीं से उसने घोषित कर दिया कि मैं दिल्ली का शासक, अगला मुगल बादशाह। हालांकि बाद में इसी को मान्यता मिली मराठों के, तो इसी को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आलमगीर द्वितीय का पुत्र अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से मुगल गद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल के दौरान पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में, और बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। 1764 वाले युद्ध में तो इसने भाग भी लिया, ठीक है। तो बक्सर के युद्ध में इसने अंग्रेजों के विरुद्ध बंगाल के अब्दस्त नवाब मीर कासिम का साथ दिया, जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस युद्ध में हम जानते हैं कि भारत की तीनों बड़ी शक्तियां, अवध का नवाब, बंगाल का अब्दस्त नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, तीनों ने भाग लिया। और इस युद्ध में ये तीनों शक्तियां पराजित हुई, जिसके बाद फिर क्लाइव आया 1 साल के बाद, और 1765 में उसने इलाहाबाद की संधि की। एक संधि मुगल बादशाह के साथ की और दूसरी संधि उसने अवध के नवाब के साथ की। तो मुगल बादशाह के साथ जो संधि हुई, उस संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त कर ली अपने के लिए, ठीक है। और अंग्रेजों ने इसके बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के बदले शाह आलम द्वितीय को पेंशन देना प्रारंभ किया। 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना प्रारंभ किया। तो यहां पे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शाह आलम द्वितीय पहला मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशनर बन गया और इलाहाबाद में रहने लगा, और यहां पे ये 1772 तक रहा, ठीक है। तो 1765 से इलाहाबाद की संधि कर ली और 1772 तक इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेंशनर बन के रहा। फिर महान मराठा सरदार महादजी सिंधिया इसको इलाहाबाद से लेकर के आए दिल्ली, और दिल्ली में इसको उन्होंने बैठाया और मुगल बादशाह घोषित किया, ठीक है। शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था, लिखा हुआ है। 1772 में महादजी सिंधिया शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाया, और 1803 में ये फिर से अंग्रेजों का पेंशनर बन गया, जब सेकेंड एंग्लो मराठा वार के दौरान मराठों के नियंत्रण से दिल्ली निकल गई और अंग्रेजों के हाथ में आ गई, ठीक है। तो 1772 से लेकर के 1803 तक एक प्रकार से मराठाओं के नियंत्रण में शाह आलम द्वितीय दिल्ली के शासक बने रहे, ठीक है। तो 1772 में महादजी सिंधिया ने शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की राजगद्दी पर बिठाया, और 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और शाह आलम द्वितीय पुनः अंग्रेजों का पेंशनर बन गया। 1806 में शाह आलम की मृत्यु हुई, ठीक है। शाह आलम की मृत्यु के बाद अकबर द्वितीय मुगल बादशाह बना। अकबर द्वितीय के बारे में 2-3 महत्वपूर्ण विषय है। पहला ये कि ये अंग्रेजों के संरक्षण में मुगल बादशाह बनने वाला पहला मुगल शासक था, ठीक है। तो अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। दूसरा, अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। तो अकबर द्वितीय ही वो शासक था जिसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और अपना केस ब्रिटिश क्राउन के समक्ष ले जाने के लिए उनको अपॉइंट किया कि भाई हमारा पक्ष रखिए। तो वही राजा राम मोहन राय इन्हीं के काम से गए थे, अकबर द्वितीय के काम से ही गए थे, जहां की उनकी मृत्यु हो गई ब्रिस्टल में, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण काम यह हुआ कि इसी समय 1835 में मुगलों के सिक्के बंद हो गए। तो जिन मुगलों ने 1770 में मुगल साम्राज्य के भीतर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्कों को मान्यता दी थी, उसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ठीक
100 वर्ष से थोड़ा ज्यादा समय के बाद ये कहा कि अब मुगलों के सिक्के नहीं चलेंगे। तो जिसका सिक्का ही नहीं चलेगा वो कैसा शासक है? जिसका सिक्का ही नहीं चलेगा वो तो शासक है नहीं। तो मुगलों का शासन समाप्त मान लीजिए, ठीक है। तो इसी के समय में 1835 में मुगलों के सिक्के बंद हो गए। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि किसके शासनकाल में मुगलों के सिक्के बंद हो गए, तो आप कहेंगे अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के बाद आ गए 1837 से लेकर 1857 तक शासन करने वाले बहादुर शाह द्वितीय। तो बहादुर शाह द्वितीय के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि पहले तो ये अंतिम मुगल बादशाह थे। दूसरा, इनका उपनाम जफर था और ये शेरो शायरी लिखते थे। इनकी एक शायरी भी देखेंगे हम। 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनके पुत्रों को गोली मार दी गई, इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया। हालांकि बहादुर शाह द्वितीय एकदम बुढ़े हो चुके थे, चैन की बंसी बजा रहे थे, और उसी समय ऐसा हुआ कि मेरठ से पूरी फौज पहुंच गई, और फौज पहुंच गई लाल किले के अंदर और कहने लगी कि आप हमें नेतृत्व करिए, नेतृत्व करिए। इनकी इच्छा थी नहीं कि हम नेतृत्व करें, लेकिन मजबूरन इनको नेतृत्व करना पड़ा, और नेतृत्व करने के एवज में पूरा समूल वंश का तो नाश हुआ ही हुआ। जो नाम मात्र का भी लाल किले में मुगल साम्राज्य घिसटते हुए चल रहा था, जो अंग्रेजों से पेंशन मिल रही थी, वो सब भी समाप्त हो गया। तो कोई इनका नाम लेवा भी नहीं बचा। अगर ये व्यवस्था न होती, हालांकि अंग्रेज तो बार बार कह ही रहे थे कि अब लाल किला आपको छोड़ना होगा, अब आपको दिल्ली का ही बादशाह आपको मानना पड़ेगा, अपने को बादशाह आप भारत के नहीं बनेंगे, और जिसको हम चाहेंगे आपके वंश परंपरा में वही बादशाह बनेगा, आप जिसको चाहेंगे वो नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी चल तो रहा ही था। अब 1857 की क्रांति में जबरिया सैनिकों ने इनको अपना नेता बनाया और इन्होंने नेतृत्व किया अनमने ढंग से, अनिच्छा से, और उसका भारी परिणाम इनको भोगना पड़ा। तो मुकदमा चला और रंगून इनको निर्वासित कर दिया गया, ठीक है, वर्मा। यहाँ 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। तो रंगून में ही कहते हैं कि बहादुर शाह ने एक कविता लिखी। क्या लिखा? कविता, न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं। न किसी की आंख का नूर हूं, नूर मतलब रोशनी, और न किसी के दिल का करार हूं, करार मतलब आप समझते ही होंगे। जो किसी के काम आ न सका मैं वो बुझता हुआ चिराग हूं। जो किसी के काम ना आ सका मैं वो बुझता हुआ चिराग हूं। तो बहादुर शाह द्वितीय से कहानी समाप्त होती है। अब ज्यादा समय न लेकर के, क्योंकि इसे तो हम क्लास में बहुत विस्तार से समझते हैं, लेकिन कुछ मुगलों के पतन के महत्वपूर्ण कारण क्या क्या रहे उन्हें हम बेहद शार्ट में समझेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां लिखा है कि बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य अकबर, जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब के समय अपने चरमोत्कर्ष पर था, परंतु 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन तीव्र गति से शुरू हो गया, जिसके निम्नलिखित कारण है। पहला, औरंगजेब की दक्षिण नीति और धार्मिक नीति। देखिए औरंगजेब के पूर्ववर्ती शासकों को देखेंगे तो उनकी धार्मिक नीति एकदम कट्टर नहीं थी। कट्टर तो उनकी भी थी, लेकिन मेल मिलाप के साथ चल रही थी। लेकिन औरंगजेब बिल्कुल धर्मांध शासक था। इसने पूरा एक विभाग रखा हुआ था। एक विभाग था जिसका काम था कि मंदिरों को तोड़ो, और मंदिरों को जो तोड़ता था उससे यह बहुत प्रसन्न रहता था। तो एक प्रकार से फिर जजिया वसूलना शुरू इसने किया, और अन्य धार्मिक जगहों पे यह कर वसूलता था। जबरदस्ती, लोभ, लालच, तलवार के दम पर बहुत बड़े पैमाने पर इसने धर्मांतरण कराने का कार्य किया। तो इन सब कारणों से सब वर्ग जो है इससे दूर होने लगा। मराठे, राजपूत, जाट, सिख। इसके अलावा इसकी दक्षिण की जो नीति थी, दक्षिण के राज्यों को जीतने की, मराठों को दबाने की, वो 25 वर्षों तक लगातार चलती रही दक्षिण की नीति, जिसने कि मुगल खजाने को खाली करने का काम किया और दक्षिण भारत को बंजर करने का काम किया। क्योंकि लगातार युद्ध, लगातार युद्ध, लगातार युद्ध, तो लगातार युद्ध जहां होगा वहां उद्योग, व्यापार क्या होगा, कृषि क्या होगी, ठीक है। कमजोर उत्तराधिकारी वो अयोग्य नेतृत्व। देखिए राजतंत्र में हमेशा राजा के व्यक्तित्व के हिसाब से ही शासन चलता है, ठीक है। राजा का व्यक्तित्व जैसा होगा उसी तरीके से उसकी प्रतिष्ठा होगी। अब आप देखिए
कि जो उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं उनकी उपाधियां क्या क्या है। बहादुर शाह को कहा गया कि साहे बेकबर हैं, इनको किसी बात की खबर ही नहीं है। एक को कहा गया कि ये तो लंपट मूर्ख है। फर्रुखसियर को कहा गया कि भैया ये तो घृणित कायर है। मोहम्मद शाह को कहा गया कि भैया ये तो रंगीले हैं। तो इस तरह की उपाधियां, इतने वीक रूलर आ रहे हैं। इसके अलावा अयोग्य नेतृत्व, इसके अलावा अमीरों का बढ़ता हुआ प्रभाव और दरबारी षड्यंत्र कितना था वो मैंने आपको बता दिया कि केवल मीर बख्शी बनने के लिए मुगल बादशाह के दुश्मन से मुगल बादशाह का सूबेदार जाकर के ये कह रहा है कि भैया तुम करनाल से वापस क्यों जा रहे हो, तुम चलो दिल्ली, वहां बहुत माल है, लूटो। सोचिए, उत्तराधिकार के नियम का ना होना, तो मुगलों में उत्तराधिकार का तो नियम था ही नहीं। उत्तराधिकार का फैसला कौन करता था? तो उत्तराधिकार का फैसला हमेशा तलवारें करते थे। जिसकी तलवार मजबूत हुई वो शासक बनता था। राजपूतों में पूरा क्लियर नियम था कि जो बड़ा पुत्र होगा वही शासक बनेगा, लेकिन इनके में उत्तराधिकार का नियम नहीं था। तो उत्तराधिकार का नियम नहीं था तो हर शासक के बाद जो है युद्ध होता था, और उस युद्ध में दोनों तरफ अमीर जो है एक दूसरे का साथ देते थे। जो शासक बन जाता था वो जो है अमीर उसको कंट्रोल करना चाहते थे। आप देख लीजिए, अमीरों का मन बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि उन्होंने फर्रुखसियर की हत्या कर दी। बाद में इमाद मुल्क जो है आंख फोड़ने लगा शासकों का। तो इस तरह की स्थिति हो गई। इसके अलावा मराठों का उत्थान, तो मराठों का उत्थान इसी समय हुआ। औरंगजेब लाख प्रयास किया लेकिन मराठों को दबा नहीं पाया। और मोहम्मद शाह के समय तो बाजीराव पेशवा आ गया। बाजीराव पेशवा की ताकत इतनी मराठों की बाजीराव पेशवा के नेतृत्व में बढ़ी कि वो आपको बताना नहीं है। 1761 तक कितनी पावर मराठों की थी। मुगलों का तो समूल नाश कर दिया था मराठों ने। इसके अलावा आर्थिक कारण और विदेशी आक्रमण, इसी समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह तो पूरा लूट लिया। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली कई बार चढ़ करके आया दिल्ली पर। और सैनिक दुर्बलता, ठीक है, धीरे धीरे जब शासक वीक होने लगे तो सरदार वीक होने लगे, सरदार वीक होने लगे तो सैनिक वीक होने लगे। ठीक है, तो ये सारे कारण रहे। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी सीरीज के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।